नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 15वां देखेंगे तथा गांधीवादी चरण का भाग 6 तथा आखिरी चरण का भाग ये देखेंगे। इसके बाद गांधीवादी चरण समाप्त हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में भारत के विभाजन का जिम्मेदार कौन था इसको देखेंगे। कौन भारत के जिम्मेदार था विभाजन के लिए तथा भारत में विभाजित भागों को देखेंगे। बंटवारे के कारण क्या स्थितियां उत्पन्न हुई, भारत कैसे आजाद हुआ, महात्मा गांधी को किसने मारा, इन सब चीजों पे भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। गांधी युग की प्रमुख आंदोलन एवं घटनाओं को हम पढ़ रहे थे लगातार। अब उसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं बेबल योजना। वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। ये बेबल योजना थी। बेबल योजना 4 जून 1945 को आई थी। वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीय एवं अपना स्वयं संविधान बना सकते हैं। ये बेबल योजना के टाइम का आप चित्र देख सकते हैं। शिमला सम्मेलन होता है बेबल योजना के समय ही। बेबल योजना के बाद शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चलता है। मुस्लिम लीग की मांग थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं मुस्लिम लीग करेगा। जो मुस्लिम लीग के कहता था कि जो जितने मुसलमान उसमें चयनित होंगे कार्यकारिणी में वो सभी मुस्लिम लीग द्वारा चयनित किए जाएंगे। यह मांग कांग्रेस द्वारा नकार दी गई और बेबल योजना असफल रही और शिमला सम्मेलन फेल हो गया। देख सकते हैं आप उस समय का अमृत बाजार पत्रिका में ये साफ साफ प्रकाशन हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्स, मतलब शिमला समझौता फेल हो गया। चलिए और देखते हैं। कांग्रेस ने शिमला कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आजाद और गफ्फार खां को कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। ये चीज मुस्लिम लीग को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था जितने मुसलमान हैं उस पर उसका अधिकार है। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग इससे कमजोर पड़ रहा था कि कांग्रेस का प्रतिनिधि स्वयं मुसलमान कर रहा है और मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है। इस बारे में गतिरोध के कारण ये सम्मेलन असफल रहा। बेबल ने कॉन्फ्रेंस भंग कर दी। जो बेबल था उसने कॉन्फ्रेंस भंग कर दी। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। जैसे ही शिमला समझौता फेल होता है उसी दौरान बीच में ही क्लीमेंट एटली की सरकार आ जाती है लेबर पार्टी की तरफ से। जो हमने याद रखिएगा, जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ना तो कांग्रेस ने भाग लिया था ना ही लेबर पार्टी ने, क्योंकि यही आगे चल के ये आजाद भारत की पूरी रूपरेखा दोनों लिखेंगे। क्लीमेंट एटली ने 1946 में अपने वादे के अनुसार भारत को स्वतंत्र करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा, क्योंकि क्लीमेंट एटली ने उस टाइम कांग्रेस से बातचीत में कहा था कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम भारत के हित में ही सारे काम करेंगे और जो भारत के स्वतंत्र करने के बारे में भी कुछ अपने विचार दिए थे। तो क्लीमेंट एटली ने जैसे ही उनकी लेबर पार्टी की सरकार बनती है तुरंत ही अगले ही साल मतलब 6-7 महीने बाद में 1946 में अपने प्रतिनिधि को भारत में भेज देते हैं। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश सरकार का एक मिशन था जिसे भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए भेजा गया था। यह मिशन 22 जनवरी 1946 को भेजा गया तथा इसकी घोषणा 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा की गई थी। भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भेजने की घोषणा की गई। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव था, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख था और स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का प्रधान था। याद रखिएगा ये स्टैफोर्ड क्रिप्स वही है, क्रिप्स मिशन वाला, ये स्टैफोर्ड क्रिप्स वही है।
चलिए आगे और देखते हैं। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं की तलाश करना था। भारत को एकता में बनाए रखना, भारतीयों को सुशासन के लिए जरूरी शक्तियां प्रदान करना, संविधान निर्माण में इनकी मदद करना, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पे चर्चा करना, संविधान तैयार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता करना और एक संविधान निकाय स्थापित करना, मुख्य भारतीय दलों के समर्थन से कार्यकारी परिषद बनाना, केंद्र में अंतरिम सरकार बनाना, भारत को एक केंद्र के तहत सभी भारतीय क्षेत्रों को एक ढीला संघ बनाना, ये सभी इसके कार्य थे। अंतरिम सरकार के गठन के मुद्दे पर गतिरोध उभरा। मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने वाले मुस्लिम मंत्रियों को नामजद करने का दावा किया। जो मुस्लिम लीग कहता है जितने मुसलमान इसमें शामिल होंगे मंत्रिमंडल में वो उनके नाम सामने रखे जाए मेरे। कांग्रेस इससे सहमत नहीं हुई। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने सरकार से अलग होकर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बहुत बुरा हादसा था जिसमें बहुत सारे दंगे फसाद हुए और बहुत से लोग मारे गए थे, जिसका उद्देश्य दंगा फैलाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये इसका प्रमुख कार्य था। ये जिन्ना के द्वारा करवाया गया था। चलिए अब देखते हैं संविधान सभा को। संविधान सभा का गठन भारत के संविधान को बनाने के लिए किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जेबी कृपलानी थे। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो अस्थायी सदस्य थे। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। जैसे उन्होंने पीछे देखा था, कैबिनेट मिशन में भी मुस्लिम लीग भाग गया था और संविधान सभा में भी मुस्लिम लीग भाग गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान के अध्यक्ष बने। हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। 22 जनवरी 1947 को वस्त्र नृत्य ठहराव सर्वानुमति से स्वीकार किया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे और सस्ता हस्तांतरण के लिए इटली ने माउंटबेटन को वायसराय बनकर भारत भेजा। ये आप देख सकते हैं संविधान सभा का एक चित्र। अब देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन और भारत के विभाजन के बारे में। माउंटबेटन और भारत का विभाजन 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है। सत्ता हस्तांतरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को खोजने लगता है। लगातार 2 महीने तक कई नेताओं से बात करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन किए बिना सत्ता हस्तांतरण नहीं हो सकता। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार 2 संघ भारत और पाकिस्तान बनाए गए। 2 बड़े संघ बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ को सीमांकन का कार्य सौंपा गया। 3 जून को जून योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया जाता है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और ये है लॉर्ड माउंटबेटन और ये है मोहम्मद अली जिन्ना। इनके साइन कराकर ये भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कर दिया जाता है। इसके साथ ही एक और इन्होंने छेड़ दी थी बात कि जो राज्य स्वतंत्र रहना चाहे, अपना संविधान स्वयं बनाए, उन्हें भी अलग होने की इजाजत भी दे दी।
तो इससे भारत के कई सारे टुकड़े होने का खतरा बढ़ गया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत सारे प्रयासों के कारण भारत अखंड रूप में काफी ज्यादा बन सका। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया। गवर्नर इसका बनता है मोहम्मद अली जिन्ना। ये रहा मोहम्मद अली जिन्ना। प्रधानमंत्री लियाकत अली बनते हैं। देश के बंटवारे को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। ये आप साइन कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन के बंटवारे प्लान को कांग्रेस ने 15 जून 1947 को मंजूरी दे दी। इस प्लान में रियासतों को आजाद रहने का विकल्प भी दिया गया। इससे कश्मीर जैसी रियासतें, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, सिक्किम और इसी प्रकार के बहुत सारी रियासतें भी आगे फोटो में हम इसकी चर्चा करेंगे। आगे हम चित्र में इसको विस्तृत से देखेंगे। 18 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्लान के पास कर दिया और बंटवारे को 15 अगस्त को तारीख तय कर दी गई कि 14 अगस्त की रात में सबसे पहले पाकिस्तान को आज़ाद करते हैं तथा रात को 12 बजे के बाद में भारत आज़ाद होता है। इसीलिए भारत को 15 अगस्त आज़ादी दिवस मनाते हैं और पाकिस्तान को 14 अगस्त मनाते हैं। अब चित्र के माध्यम से देखते हैं भारत और अन्य रियासतें किस प्रकार से अलग अलग। ये आप चित्र देख सकते हैं, भारत का चित्र है। ये जो लाल कलर से आपको दिख रहा है ये सभी भारत का क्षेत्र है जो भारत में विलय हुए थे। ये हैदराबाद के निजाम द्वारा अलग अपना संविधान बनाने की घोषणा की गई कि हम किसी में नहीं मिलेंगे, ना भारत ना पाकिस्तान में। इसी प्रकार से ये जूनागढ़, दमन दीव, गोवा, पांडिचेरी ये सभी अलग होने का फैसला करते हैं। इसी के साथ सिक्किम भी है, कश्मीर भी है और पाकिस्तान में ग्वादर है और कलात है। इनने कहीं किसी में विलीन होने की नहीं बात कही। इधर आप देख सकते हैं जो पंजाब प्रांत था उसके 2 भाग कर दिए गए। एक भाग भारत को मिला, एक भाग पाकिस्तान को मिल जाता है। वही इधर जो बंगाल था, बंगाल में आधा कर दिया गया। बंगाल को आधा भाग, आधे से ज्यादा लोग भाग पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है और बाकी भाग भारत को मिल जाता है। इस प्रकार से बंगाल का भी विभाजन हो जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं चित्र में दिया गया है जो कलात था 1948 में पाकिस्तान में विलय कर लिया गया। फिर उसके बाद ग्वादर था वो 1958 में पाकिस्तान में विलय कर लिया जाता है। कश्मीर का मुद्दा आज भी विवादास्पद है, हमें पता ही है। दमन दीव को भारत 1961 में मिला लेता है। उसके बाद गोवा को भी 1961 के आसपास भारत में मिला लिया जाता है। 1948 में जूनागढ़ को भारत में और 1948 में ही हैदराबाद के निजाम को भी सैनिक कार्यवाही द्वारा भारत में मिला लिया जाता है। और सिक्किम को सबसे आखिरी में 1975 में भारत में विलय किया जाता है और 1954 में पांडिचेरी को भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत में विलय हो जाते हैं और अपनी अपनी रियासतें अलग अलग हो जाती हैं सारी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं भारत के बंटवारे के समय कुछ इस प्रकार से स्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण ही एक सरफिरे ने, जिसने महात्मा गांधी को इसका दोषी माना, जो नरसंहार करते हैं पाकिस्तान वाले मुसलमान लोग। अभी उसे हम आगे चर्चा करेंगे, जिसके कारण महात्मा गांधी को गोली मारी जाएगी। बहुत स्थितियां बंटवारे के कारण बहुत स्थितियां विकट हो गई थी। चलिए आगे और बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। गवर्नर जनरल इसका लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। गांधी जी की अंतिम सांस, इसको भी देख लेते हैं। भारत विभाजन के बाद 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आते हैं। पाकिस्तान द्वारा भारत आने वाले पर नरसंहार किया गया। इसमें बहुत से हिंदू मारे गए, सिख भी मारे जाते हैं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया। जो लड़कियां थीं उन्हें पाकिस्तान वाले जबरदस्ती उठा लिए जाते थे, उनके साथ बहुत क्रूरता से बहुत सारे काम किए जाते थे और जो नर होते थे मतलब पुरुष होते थे उनको जान से मार दिया जाता था, काट दिया। लगभग बताया जाता संख्या 10 से 15 लाख लोगों को रास्ते में ही मार दिया गया। औरतों, जो बूढ़ी औरतें थीं और आदमी थे उनको मार दिया जाता था तथा जो लड़कियां होती थी उनको उठाकर मुसलमान लोग ले जाते थे।
इसका उत्तरदायी एक नौजवान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को माना। ये नाथूराम गोडसे जी हैं, इन्होंने महात्मा गांधी को इसका जिम्मेदार माना, क्योंकि महात्मा गांधी के कारण ही ये विभाजन हो सका। अगर महात्मा गांधी चाहते तो ये विभाजन नहीं होता और इतने सारे हिंदुओं और सिखों की जानें नहीं जाती तथा बेकसूर औरतों की इज्जत आबरू नहीं लूटी जाती। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। ये देखिए, अब महात्मा गांधी पड़े हैं, मर गए हैं। इसके बाद में ये एक चित्र फोटो उसी समय का है जब महात्मा गांधी मर जाते हैं। शाम को आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू ने भावुक शब्दों में कहा, दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ये जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य था आकाशवाणी पर 30 जनवरी 1948 को शाम को। इस प्रकार से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की अंतिम लीला कर दी और उसके बाद में नाथूराम गोडसे को हालांकि फांसी की सजा दे दी जाती है। चलिए अब आगे इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी गांधी युग के महत्वपूर्ण तथ्य। रालेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून, शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। रालेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के रूप में अपमान व याचना दिवस मनाने को कहा। जलियांवाला बाग कांड के रुष्ट होकर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। सन 1920 में तुर्की के खलीफा पर सेवरेस की संधि थोपी जाती है। 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन का विरोध करते हुए एनी बेसेंट ने गांधी को राजनीति का बच्चा कहा। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड को हिमालय जैसी भूल कहा। 16 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा कि मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रकार की प्रताड़ना, हर प्रकार का उत्पीड़न सहन कर सकता हूं, यहां तक कि मृत्यु का भी वरण कर सकता हूं, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये गलत हो गया, हिंसक हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड पे ये इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, लेकिन वहीं पे विभाजन के समय इतना बड़ा नरसंहार होता है उस पर ये कोई प्रतिक्रिया नहीं जताते हैं। इसी कारण से क्रोधित हुए नाथूराम गोडसे ने हिंदुओं तथा सिखों की दुर्दशा देखते हुए इनको गोली मारी थी। इस प्रकार से दो रवैया नीति देखकर नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, क्योंकि चौरी चौरा पे थोड़े से लोगों की मृत्यु के ऊपर ये इतना खेद जताते हैं और वहां पे लाखों की संख्या में 10 से 15 लाख लोग मारे जाते हैं, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। 18 मार्च 1922 को न्यायमूर्ति ब्रूमफील्ड ने राजद्रोह के अपराध में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। उसके बाद हालांकि गांधी जी, जिसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1924 में छोड़ दिए जाते हैं, समय से पूर्व ही। चलिए इसी क्रम में महत्वपूर्ण तथ्यों में और देखते हैं। असहयोग आंदोलन वापसी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय विपदा कहा था, क्योंकि ये राष्ट्रीय विपदा का समय था कि जब आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ तेजी से बढ़ रहा था और आंदोलन वापस लेकर ये राष्ट्र के लिए विपदा उत्पन्न कर दी थी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय विपदा कहा था और यहीं से गांधी जी रुष्ट हो गए थे। लगभग सुभाष चंद्र बोस से उनका मनमुटाव चल रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जगह जगह वस्त्रों की होली को निष्ठुर बर्बादी कहा। असम में गांधी महाराज की जय के नारे गूंजते हुए चाय मजदूरों ने आंदोलन किया तथा अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी की अपील की। असमिया गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज को जोड़ दिया गया। जहां जहां कृष्ण होता था वहां गांधी राज को जोड़ दिया गया। सन 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। भारतीय स्वयंसेवक संघ जो
आज बीजेपी के रूप में उपलब्ध है, जिसकी स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। नमक सत्याग्रह के दौरान 14 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू स्टेशन से गिरफ्तार होते हैं और 4 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार होते हैं। कब? जब धरसाना का सत्याग्रह चल रहा होता है, उसी टाइम ये धरसाना सत्याग्रह से पूर्व ही हालांकि ये गिरफ्तार हो जाते हैं और 14 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू स्टेशन से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। धरसाना सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहा था, गांधी जी का शरीर कारागार में है, लेकिन उनकी आत्मा आपके साथ है। भारत की प्रतिष्ठा अब आपके हाथों में है, क्योंकि गांधी जी जेल चले गए थे। उसके बाद तैयब जी और कस्तूरबा गांधी भी जेल चली गई थी। अब उसके बाद जो बचा हुआ दल था, उसका मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। तब ये सरोजिनी नायडू ने ये बात कही थी। सी गोपालाचारी ने तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा निकाली। के केलप्पन ने मालाबार में कालीकट से पय्यानूर तक नमक यात्रा निकाली। मणिपुर एवं नागालैंड क्षेत्र में जादोनांग ने हेराका धार्मिक आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। महिलाओं बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में थी, बल्कि युवाओं की अपेक्षा। इस प्रकार से ये गांधीवादी चरण रहा। इसमें हमने गांधी जी के जुड़े सभी तथ्यों को कवर किया तथा गांधी युग की प्रमुख घटनाओं को भी विस्तृत में वर्णन किया, और जो कुछ भी छूट गई घटनाएं उसको हम आगे वाले वीडियो में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आपने देखा 2 अक्टूबर 1969 को गांधी जी पैदा होते हैं और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इन्हें परलोक भेज दिया जाता है। और ये हमने पढ़ा 1915 से लेकर 1947 तक का भारत। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।